नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि आप कैसे केवाईपी सेंटर खोल सकते हैं। तो आज की वीडियो सबसे बेहतरीन यही होने वाली है कि कैसे हम केवाईपी सेंटर खोल सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल आया है कि हम केवाईपी सेंटर, एसडीसी सेंटर खोलने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन करेंगे, क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो ये सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे। और ये वीडियो आपको 5-6 पार्ट में मिलेगा और 5-6 पार्ट में आपको पूर्ण रूप से जानकारी दिया जाएगा कि आप कैसे एक एसडीसी सेंटर या केवाईपी सेंटर अपने यहाँ या खुद से खोल सकते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और चलते हैं इस वीडियो की अगली कड़ी में। और पूरे वीडियो को आप देखिएगा, 5 भाग या 6 भाग में ये वीडियो आपको बनाया जाएगा और बताया जाएगा पूरी डिटेल्स में। तो चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में। तो केवाईपी सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण निर्देश देख लेना चाहिए जो बिहार कौशल विकास मिशन का है। इस महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में क्या दिया गया है और क्या करना है, आपको ये सारे डिटेल्स जान लेना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है आवेदक संगठन एओ के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। इसमें पहला है आवेदक संगठन एओ को आवेदन प्रक्रिया से पहले सभी निर्देशों और प्रक्रिया विवरणों को पढ़ना चाहिए। तो ये तो बात सही है जी। आप पहले अगर केवाईपी सेंटर खोलना चाहते हैं, चाहे एसडीसी सेंटर खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको दिशा निर्देश जानना चाहिए। उसके बाद 2 नंबर बता रहा है यहाँ पे कि बीएसडीएम किसी भी आवेदक या आवेदकों को बिना कोई कारण बताए प्राधिकरण देने और या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो ये तो हर एक संगठन जो होता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइज होता है या फ्रेंचाइजी होता है, उस इस तरीके का नियम बनाता है जो उसके पास अधिकार रहता है। वो आपको मतलब अस्वीकार करे या आपको स्वीकार करे, वो उसके पास अधिकार रहता है। इस तरीके का अधिकार वे लोग रखते हैं। आगे इसमें 3 नंबर में बताता है केवाईपी के लिए एसडीसी के रूप में प्राधिकरण सभी निर्धारित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने और सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने के अधीन दिया जाएगा। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स ये मांगेगा वो डॉक्यूमेंट्स आपसे पहले जमा करा लेगा, जांच कर लेगा, उसके बाद ही आपको सेंटर खोलने का अनुमति देगा। अगला बता रहा है आवेदन के समय एओ। एओ का मतलब देखिए यहाँ एओ जो बता रहा है बार बार, ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको केवाईपी सेंटर या एसडीसी सेंटर खोलने के लिए आपके पास कोई सोसाइटी या एनजीओ होना चाहिए। तो एनजीओ या सोसाइटी आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं तभी आप एसडीसी सेंटर या केवाईपी सेंटर खोल सकते हैं। अब एनजीओ और सोसाइटी कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसको देख लीजिएगा और उसको रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। उसके बाद ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आगे बता रहे कि आवेदन के समय एओ को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 500 रुपया, केंद्र पंजीकरण के शुल्क के रूप में 3000 रुपया और कुशल युवा कार्यक्रम के पाठ्यक्रम संबद्धता शुल्क के रूप में 1000 रुपया, मतलब जो उसमें पुस्तक दिया जाता है उसके लिए 1000 रुपया, 4500 रुपया जमा करना होगा। तो वहीं बता रहा है जो आपके पास मतलब जो संगठन हो, ये वो बता रहा है कि आपके पास कोई ना कोई सोसाइटी या एनजीओ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तब आपको इतना रुपया खर्च करना होगा। इतना रुपया खर्च करने के बाद तब आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला बता रहा है बीएसडीएम प्रसंस्करण शुल्क, वार्षिक केंद्र पंजीकरण शुल्क और पाठ्यक्रम संबद्धता शुल्क वापस करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यानी बीएसडीएम इस पैसा को वापस नहीं कर सकता है, भले ही पंजीकरण के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया हो या आवेदक भुगतान के बाद किसी भी स्तर पर आवेदन वापस लेता है। मान लीजिए आप ऑनलाइन कर दिए, उसके बाद आप अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं, तभी यह जो 4500 रुपया है वापस नहीं होगा, या आपका खारिज कर दिया जाता है तभी यह 4500 रुपया वापस नहीं होगा। यानी आप 4500 रुपया का जुआ खेलेंगे, इस तरीके से आपको करना होगा। अगला जो निर्देश है वो बता रहा है बीएसडीएम वार्षिक पंजीकरण शुल्क और पाठ्यक्रम संबद्धता शुल्क वापस करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। एक बार केंद्र को एसडीसी के रूप में अधिकृत किया जाता है और केंद्र कोड उत्पन्न होता है। यदि आवेदक बाद में आवेदन वापस लेना चाहता है या बीएसडीएम द्वारा नियत प्रक्रिया का पालन करके डी पैनल किया जाता है, मतलब जो मान लीजिए कोड, आप जानते हैं कि हर एक सेंटर का एक कोड होता है, तो कोड अगर जारी होता है उसके बाद अगर आप वो चाहते हैं कि हम सेंटर नहीं चलाना चाहते, तो डी पैनल आपको मतलब एक प्रक्रिया होगा, उस प्रक्रिया के द्वारा डी पैनल कर दिया जाएगा, मतलब आपका सेंटर जो है बंद कर दिया जाएगा। अगला बता रहा है कि इस प्रक्रिया का उपयोग करके आवेदक संगठन
AO केवल KYP पाठ्यक्रम पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि AO गैर KYP पाठ्यक्रम चलाना चाहता है तो उसे अलग प्रक्रिया के माध्यम से उन गैर KYP पाठ्यक्रमों की संबद्धता के लिए फिर से आवेदन करना होगा। जैसे कि इनका कहना है कि मान लीजिए आप SDC सेंटर चला रहे हैं या KYP सेंटर चला रहे हैं, उसमें चाहते हैं कि आप जो बुक पढ़ाना चाहते हैं वो अलग से बुक पढ़ाना चाहते हैं, अलग से सिलेबस पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर से इसके लिए आपको एक आवेदन करना होगा, तब आपको वहाँ से अनुमति मिलेगा तो आप पढ़ा सकते हैं या चला सकते हैं उस तरीका के। अगला निर्देश है इसमें, यदि SDC KYP के संबंध में कोई गलत व्यवहार करने में शामिल है या किसी भी तरह से अपने पंजीकृत केंद्र की फ्रेंचाइजी आउटसोर्सिंग या सबलेटिंग में लिप्त है तो उनका प्राधिकरण पैनल तुरंत या चल रहे बैच के पूरा होने के बाद रद्द समाप्त हो जाएगा, यानी रद्द कर देगा। मान लीजिए आपको BSDM को बाद में पता चलता है कि आप ये जो है घूस वूस दे करके आपने रजिस्ट्रेशन कराया है या आपने SDC सेंटर ले लिया है, उसको जैसे ही पता चलता है तो आपका वो सेंटर जो है रद्द कर सकते हैं। अगला बता रहा है जी, यदि कोई आवेदक संगठन मतलब जो SDC सेंटर या KYP सेंटर चलाने वाले हैं पंजीकरण प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए ईमेल, पत्र, टेलीफोन आदि द्वारा BSDM अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास करेगा तो आवेदक संगठन के आवेदन की बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया जाएगा। जैसे मतलब होता है कि नहीं कि लोग आवेदन कर देते हैं, उसके बाद सोर्स लिंक लगाने लगते हैं कि उसके अधिकारी जो लोग हैं उनसे फ़ोन करना, ईमेल भेजना कि सर कुछ रुपया ले लीजिए, मेरा जो है SDC सेंटर चालू कर दीजिए, मेरा KYP सेंटर चालू कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप पकड़े जाते हैं या आप मालूम चल जाता है कि आप ऐसे किए हैं तो आपका सेंटर मिलने से पहले ही रद्द हो जाएगा, अगर मिल भी गया होगा तो रद्द हो जाएगा। अगला निर्देश बता रहा है कि यदि कोई आवेदक संगठन निर्धारित समय के भीतर प्रक्रिया को पूरा नहीं करेगा तो BSDM आगे की प्रक्रिया के लिए उनके आवेदन पर विचार नहीं करेगा। मतलब जो वो तिथि देगा उस तिथि के अंदर में ही आपको जो भी कुछ करना है कर लेना होगा, नहीं करेंगे तो वो आवेदन रद्द कर देगा। अगला बता रहा है, ऐसे प्रशिक्षक का होना बेहतर है जिसने स्वयं KYP पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो और जिनके पास न्यूनतम 12वीं पास की शैक्षणिक योग्यता हो, जब तक कि उसके पास कंप्यूटर विज्ञान में उच्च डिग्री या डिप्लोमा ना हो। मतलब इसमें जो बता रहे हैं LF, जो LF उसमें पढ़ाते हैं, जो शिक्षक पढ़ाते हैं उन्हें LF कहा जाता है। तो LF की योग्यता जो बता रहा है कि उन्हीं को LF बनाया जाएगा जो कम से कम KYP किए हों, उसके अलावा वे 12वीं पास हो। अगर मान लीजिए वे 12वीं पास नहीं है, वे KYP नहीं किए हैं, तो उनके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, तभी वे LF बन सकते हैं, या इंटर पास प्लस KYP किए हैं तब LF बन सकते हैं। आगे बता रहा है, पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान कोई भी भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन मोड के माध्यम से करना होगा। अगला निर्देश बता रहा है, एक आवेदक को अनिवार्य रूप से 2 वर्ग फुट से अधिक के 2, एक लैब और एक कक्षा, कैमरे, वॉशरूम सुविधा, स्वागत क्षेत्र आदि और अन्य सभी कंप्यूटिंग और गैर कंप्यूटिंग आवश्यकताओं जैसे केंद्र को पंजीकृत करने के लिए ढांचागत आवश्यकताओं का प्लान करना होगा। SDC पंजीकरण उप मेनू के तहत कहा गया है। मतलब 2 कमरा आपको रखना होगा जो 200 वर्ग फुट का होना चाहिए, जिसमें एक लैब रखा जा सके, एक में कक्षा चलाया जा सके। उसके अलावा आपको जो वॉशरूम की सुविधा देना होगा, स्वागत क्षेत्र देना होगा, इस तरीके से पूरा व्यवस्था करना होगा। आगे बता रहा है कि SDC के स्वामित्व को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि KYP के लिए नियोजित उसके सभी कर्मियों को श्रम विभाग बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर अधिसूचित और संशोधित कुशल जनशक्ति श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के पालन में पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। सूचना labor.com जो बता रहा है, जो labor.bihar.nic.in पर उपलब्ध है। जैसे बहुत सारे LF लोग का सवाल रहता है कि सर कहाँ लिखा हुआ है और BSDM कहाँ गाइडलाइंस दिया हुआ है कि हम लोग जो KYP सेंटर ऑनर है उनसे हम कह सके कि आप हमको कम से कम न्यूनतम मजदूरी दीजिए। तो देखिए ये जो दिशा निर्देश है उसी में बताया हुआ है कि कम से कम जो उसमें पढ़ाने वाले LF है, यानी यह बता रहे पढ़ाने वाले LF और उसमें जितने भी कर्मचारी है, बता रहे KYP के लिए नियोजित उसके सभी कर्मियों को श्रम विभाग बिहार सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित और संशोधित कुशल जनशक्ति श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों का
अनुपालन में पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। और ये सारे डिटेल्स कहाँ दिया हुआ है, तो labor.bihar.nic.in पर। तो ये सारी चीज़ आपको बता दिया गया कि एलएफ को कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी जो बिहार में है उसके आधार पर मिलना चाहिए। आगे दिशा निर्देश में बता रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में किसी अन्य अनुमोदित एसडीसी बीएसडीसी के 2 किलोमीटर के भीतर और शहरी क्षेत्रों में किसी अन्य अनुमोदित एसडीसी या बीएसडीसी के 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी नए केंद्र के आवेदकों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। मतलब मान लीजिए आपके जो गांव में आप एसडीसी सेंटर या बीएसडीसी सेंटर खोलना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपके एक ब्लॉक में बीएसडीसी सेंटर है, उसके अलावा आप दूसरा खोलना चाहते हैं, तो कम से कम उस बीएसडीसी सेंटर से 2 किलोमीटर, मतलब बीएसडीसी सेंटर मतलब केवाईपी सेंटर, तो वहाँ से 2 किलोमीटर के दूरी के बाद अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप उसके अंदर में खोलना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा अनुमति। वहीं शहर में आपको 1 किलोमीटर की दूरी के बाद खोलने को अनुमति मिल जाएगा। अगला दिशा निर्देश है, स्वीकृत परिसर में अप्रयुक्त अवसंरचना के साथ पुनः आवेदन करने वाले मौजूदा केवाईपी केंद्रों पर 2/1 किलोमीटर की दूरी का नियम लागू नहीं होगा। मतलब एक केवाईपी सेंटर चला रहे हैं और फिर वही चाहते हैं, वही मालिक वही ओनर चाहते हैं कि एक और केवाईपी सेंटर हम ले लें, तो उनके लिए यह जो रूल है, मतलब 2 किलोमीटर और देहात के लिए और शहर के लिए 1 किलोमीटर, उनके लिए लागू नहीं होगा। वो चाहे तो एक के साथ एक के जगह पर 2 केवाईपी सेंटर चला सकते हैं। आगे का दिशा निर्देश जो है यहाँ पे बता रहा है कि आवेदक संगठन एओ के लिए नियम और शर्तें। पहला नियम क्या है वो साझा करते हैं। देखिए बता रहा है कि प्रस्तावित केंद्र का स्थान केवल हमारे द्वारा चुने गए विशिष्ट स्थान में ही तय किया जाएगा। मतलब आप चाहे तो नहीं चुन सकते हैं, आप चुन लिए हैं स्थान, लेकिन वो जब आएगा जांच, ऊपर से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा जांच और जांच करेगा, तो वो अगर कहेगा जी यहाँ पे ठीक है तभी सही है। उसके अलावा बता रहा है चयनित स्थान को बीएसडीएम से पूर्व अनुमोदन बिना केंद्र पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद हमारे द्वारा कभी भी नहीं बदला जाएगा। मतलब एक बार जहाँ सेंटर खुल गया उसके बाद आप चाहते हैं जी उसको अनुमोदन कर दे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा ले या बदल दे, तो नहीं हो पाएगा। अगला दिशा निर्देश है, यदि हम केवाईपी के संबंध में कोई गलत व्यवहार करने में स्वयं को शामिल करते हैं या हम किसी भी तरीके से फ्रेंचाइजिंग आउटसोर्सिंग अपने पंजीकृत केंद्र को सबलेटिंग्स करते हैं, तो हमारा आवेदन बीएसडीएम से बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के तुरंत रद्द कर दिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा। यह मतलब स्व घोषणा कर रहे हैं, जो केवाईपी सेंटर खोलने वाले हैं उनके लिए है कि आप स्व घोषणा कर रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं आवेदन के समय हम आवश्यक सभी सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रतियां प्रदान करेंगे। हम जानते हैं कि यदि हम सभी आवश्यक लाइसेंस की व्यवस्था करने में विफल रहते हैं तो हमारे पंजीकृत केंद्र पर उम्मीदवारों को आवंटित करने या प्रवेश करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यानी यह स्व घोषणा है केंद्रों के लिए, जो केंद्र खोलना चाहते हैं उनके लिए स्व घोषणा है। अगला है हमारा केंद्र समन्वयक अन्य केंद्र के साथ पहले से पंजीकृत संकाय को नियुक्त नहीं करेगा। हम सहमत हैं कि यदि हमारा केंद्र अन्य केंद्रों के साथ केंद्र समन्वयक या संकाय साझा करता हुआ पाया जाता है तो बीएसडीएम बिना कोई स्पष्टीकरण दिए केंद्र को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई केवाईपी सेंटर संचालक जो है वो दूसरे केवाईपी सेंटर संचालक को अपना सामान लेन देन करता है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, कैमरा हुआ, अगर आप इस तरीके से हेर फेर करते हैं तो आपका सेंटर रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि वो सारा चीज़ रजिस्टर्ड रहता है। अगला दिशा निर्देश बता रहा है इसमें कि बीएसडीएम अधिकार सुरक्षित रखता है बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्र पंजीकरण प्रक्रिया के नियमों और शर्तों से संशोधित करने वाले, और बीएसडीएम ऐसे किसी भी संशोधन के लिए किसी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उसके बाद बता रहे हैं पूर्व सूचना के साथ बिना केंद्र पंजीकरण प्रक्रिया या उसके किसी भी भाग को बंद स्थगित करने के लिए, और बीएसडीएम ऐसे किसी भी बंद स्थगन के लिए किसी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वही बता रहे अगला, किसी भी आवेदकों को बिना कोई कारण बताए प्राधिकरण प्रदान करना और अस्वीकार करना उसके अधिकार में है, मतलब बीएसडीएम के अधिकार में है। अगला है मामले में हमें प्राधिकरण दिया जाता है, हम बीएसडीएम द्वारा दिए गए पासवर्ड और लॉगिन खाते की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और इसके तहत होने वाली सभी गतिविधियों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। मतलब एक आईडी और पासवर्ड जो दिया जाता है जो सेंटर आईडी है उनको, तो वो बता रहे हैं, अपना कबूल कर रहे हैं, अपना स्व घोषणा कर रहे हैं कि हम उसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे।
उसमें अगला है, हम समय समय पर BSDM द्वारा जारी और निर्दिष्ट विभिन्न नियमों, विनियमों, आचार संहिता, दिशा निर्देशों, संचार मानदंडों का पालन करेंगे। उसके बाद है कि हमारे पास पंजीकृत प्रशिक्षुओं को प्रोफाइल डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। और अगला है, सभी विवाद या मतभेद यदि कोई हो प्राधिकरण से पहले और या बाद में पटना में अदालतों को भेजा जाएगा, जो न्यायालयों को मनोरंजन और प्रयास करने का अधिकार क्षेत्र होगा। यानी अगर कोई कारण होता है BSDM से संबंधित, कोई लफड़ा फंस जाता है, तो उसका जो निदान होगा वो पटना के न्यायालय में होगा। यानी आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, यह पटना के न्यायालय में होगा, वहाँ जा कर के अपना करना होगा। तो पहला वीडियो में इतना सारा डिटेल्स आपको हमने दे दिया है। अगला वीडियो में इसके आगे का डिटेल्स बताएंगे कि क्या क्या करना है और क्या क्या ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि कम से कम यहाँ जो बताया गया है 200 वर्ग फुट का 2 कमरा चाहिए, एक जिसमें एक लैब और एक कक्षा हो जाए और वाशरूम होना चाहिए। ये सारा चीज़ मेनू में बताया गया है। और LF किस प्रकार का LF की बहाल रखना है, आपको कौन सा LF रह सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ये सारे डिटेल्स भी बता दिया गया है। आगे की वीडियो में इसके आगे की जानकारी देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।